नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। गंगा प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबर और बड़ी खबर कानपुर से। विकास दुबे का कोषाध्यक्ष जय वाजपेयी और उसका साथी डब्बू गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर कानपुर से, इस वक्त आपको देते हैं। विकास दुबे का कोषाध्यक्ष जय वाजपेयी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथी डब्बू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जय वाजपेयी और डब्बू वारदात से पहले विकास को फोन करके पहुंचा था, बिकरू गांव पहुंचा था और विकास को 2 लाख रुपए और 25 रिवॉल्वर के कारतूस देकर जय वाजपेयी ने मदद की थी और वारदात के बाद विकास को भागने में भी लगातार जय वाजपेयी मदद करा था। तो ये बड़ी खबर आपको देते। विकास और उसके गैंग को लग्जरी गाड़ियां ये पहुंचा रहा था और पुलिस की सक्रियता देखकर गाड़ियां फिर लावारिस छोड़ी गई थी। तो ये सबसे पहले बड़ी खबर। कानपुर शूटआउट केस, इस केस में मुख्य आरोपी विकास दुबे वो ढेर कर दिया गया है, एनकाउंटर में मारा गया है। उसके कई साथी एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो दूसरी तरफ उसके साथियों पर, उन साथियों पर जो उसको मदद कर रहे थे, उन पर भी शिकंजा कसता चला जा रहा है। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, पहला सवाल, जय वाजपेयी और उसका साथी इस वक्त कहां पर है? दूसरा, जय वाजपेयी ने इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरे घटनाक्रम के बाद एनकाउंटर होने तक कैसे और किस तरह से मदद की विकास दुबे की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जय वाजपेयी घटना के बाद वो नाम है जो सबसे पहले सामने आया था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ कानपुर में 3 लग्जरी गाड़ियां मिलती हैं, उसके बाद जय वाजपेयी पर शिकंजा कसा गया था और धीरे धीरे जब परतें खुली तो पता चला कि जय वाजपेयी जो है वो विकास दुबे का खजांची है, यानी सारे पैसों का जो लगाना और उनको कहाँ पर सेट करना है ये सब काम देखता था। तो वहीं लगभग 10 दिन के बाद जब कोई सबूत नहीं मिले तो पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा जय वाजपेयी को छोड़ दिया जाता है, जिसकी खबर जब मीडिया में चलती है उसके बाद देर रात 11 बजे के आसपास फिर से जय वाजपेयी को हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ में वो और भी जो तथ्य हैं वो उसमें निकल कर आते हैं कि जो सप्लाई की गई थी कारतूसों की और असलहों की, वो उसके द्वारा की गई थी। साथ ही प्रभात, आप एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं। ये खबर बड़ी है कि पहले छोड़ दिया जाता है, पहले कहते हैं कि कुछ खास इससे इनपुट मिला नहीं, उसके बाद छोड़ दिया जाता है और मीडिया खबर दिखाता है, उसके बाद अचानक से सारे राज भी उगलने लग जाता है। ये सवाल खड़े करता है कि क्या पहले कड़ाई से पूछताछ की जा रही थी या नहीं? जी बिल्कुल, लगातार लंबे वक्त तक इसको हिरासत में रखती है एसटीएफ। उसके बाद कल इसको छोड़ा जाता है और जैसे ही छोड़ा जाता है उसके बाद एबीपी गंगा भी दिखाता है कि आखिरकार जय वाजपेयी पर मेहरबानी क्यों, क्या इतने दिनों की पूछताछ में कुछ नहीं निकला, क्योंकि लगातार ईडी, आयकर, इनकम टैक्स सबकी टीमें जो है वो जांच कर रही थी और इसको खजांची बताया जा रहा था। इसके और जय विकास दुबे के बीच में लगातार रुपए का लेन देन हो रहा था, उसके बावजूद इसको क्यों छोड़ा गया? उसके बाद देर रात इसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जो पूरे मुकदमे में धाराएं लगी थी वो सारी धाराओं समेत 120 का मुजरिम बनाकर इसको और इसका जो एक और साथी है सुशांत शुक्ला और डब्बू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी ठीक है प्रभात, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर है। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उससे बड़ा खुलासा हुआ है कि विकास के शरीर से 3 गोलियां आर पार हुई थी। ये बड़ी खबर मिल रही है। विकास दुबे को गोलियां मारी गई थी क्योंकि वो पुलिस की थ्योरी है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उस पर गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां आ गई थी। पहली गोली दाहिने कंधे में, दूसरी गोली बाएं सीने से लगी थी और दाहिने हिस्से में सिर में गोली लगी, कोहनी में गोली लगी, पेट में चोट के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 इंजरीज का जिक्र है, 10 जख्मों का जिक्र है। विकास ने गोलियां चलाई, फिर जवाबी कार्रवाई की गई, ये एसटीएफ का कहना है। और विस्तार से हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी आपको जानकारी देंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या है। प्रभात, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस की थ्योरी को कटघरे में या उसकी थ्योरी पर सवाल उठाती हो? क्या क्या खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एबीपी गंगा ने जो एफआईआर है विकास दुबे एनकाउंटर की वो दिखाया था, उसमें बताया गया था कि कुल 6 फायर किए गए हैं, जिसमें 3 गोलियां जो हैं वो विकास दुबे के लगी हैं। लेकिन यहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया जा रहा है कि 6 गोलियां जो है वो उसके शरीर में लगी हैं, जिसमें से 3 गोलियां जो है वो आर पार हो गई हैं, बाकी जो 3 गोलियां हैं वो शरीर में है। यही नहीं, उसके जो कोहनी और जितने भी अंदर के पार्ट है वो गोली लगने के बाद जब गिरा है तो उसमें चोट आई है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम से ये नहीं साफ हो पाया है
कि आखिरकार जो चलाई गई गोलियां हैं वो कितनी दूरी से चलाई गई हैं, या जो टारगेट एम किया गया था वो कितनी दूरी से किया गया था। तो फिलहाल अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें निकल कर सामने ये आया कि शरीर पर 10 जख्म थे और उसमें 3 गोलियां जो है वो आर पार हुई है। फॉरेंसिक की जो पोस्टमार्टम है उसकी भी एक रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार और क्या क्या चीजें हैं जो पोस्टमार्टम में निकल कर सामने आएंगी। और ये जो बाकी रिपोर्ट्स प्रभात ये कब तक आएंगी? जो इसके फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जिस वजह से एफएसएल की टीम जो लखनऊ से वो भी आई थी, वो भी जांच कर रही है। तो सभी जो टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और जो भी रिपोर्ट्स सामने आती जाएंगी उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि कहाँ का। प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि गोलियां आर पार हो गई थी, कोहनी में गोली लगी, सीने में गोलियां मारे गए हैं, और क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा था, ऐसा एसटीएफ का दावा है कि गाड़ी पलटी और भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा कोई और ऑप्शन ना देखते हुए फिर उस पर फायर किया गया और इसमें विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है। सुनवाई होने वाले विकास दुबे, अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जांच आयोग बनाने के आदेश के इस तरह के संकेत दिए थे कि जांच आयोग एक बनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है बार के महामंत्री की याचिका पर यह सुनवाई है और महामंत्री प्रभाष शंकर मिश्र ने यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने इसमें बहुत सारी मांग की है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बारे में जानकारी देंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़ गए। सबसे पहले अविनाश, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है फोकस किस पर रहने वाला है, कौन कौन से मसले पर सुनवाई होने वाली है विकास दुबे कांड से जुड़े हुए? देखिए राजीव, सुनवाई तकरीबन 12 बजे होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें उसने बताया है कि विकास दुबे को जब उज्जैन से लेकर पुलिस कानपुर के नज़दीक पहुंची हुई थी तभी विकास दुबे भागने की कोशिश करता है, जिसके एवज में पहले पुलिस कहती है कि उसे सरेंडर करने के लिए, लेकिन जब वो फायर करता है तो क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत होती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण के लिए हमने न्यायिक आयोग का भी गठन किया है जिसकी जांच चल रही है। लेकिन वहीं पे याचिकाकर्ता की ओर से भी दोबारा हलफनामा दायर किया गया है जिसमें तमाम सारे सवाल उठाए गए हैं। खासतौर से सवाल उठाए गए हैं जो जस्टिस इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं, उसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि वो जस्टिस हाईकोर्ट से रिटायर नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और दूसरी बात जो उन्होंने एसटीएफ के डीआईजी पर सवाल उठाया है कि वो खुद 2007 में एक फर्जी मुठभेड़ में सवालों के घेरे में है, ऐसे में वो कैसे इस मामले की जांच कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये जरूर संकेत दिए थे कि जिस तरीके से हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था बलात्कार के आरोपियों का और उसमें जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी गठित हुई है, उस तरीके से उसने संकेत दिए थे कि इस मामले में वो कमेटी गठित कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि ये पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कराए या हाई कोर्ट के जो मौजूदा जज हैं उनकी निगरानी में होनी चाहिए, तो फिर सीबीआई जांच करे या एनआईए जांच करे। अविनाश, आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़े हुए। मोइन, किस पहलू पर प्रयागराज में आज जांच होने वाली है और क्या क्या सवाल उठाए गए हैं याचिकाकर्ता की तरफ से? जी बिल्कुल, जो अर्जी दाखिल की गई है वो हाईकोर्ट बार के जो महामंत्री हैं प्रभाष शंकर मिश्र, उनकी तरफ से जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है उसकी जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराए जाने और हाईकोर्ट द्वारा पूरी जांच की मॉनिटरिंग कराए जाने की सबसे प्रमुख मांग है। कहा यह गया है कि ये फर्जी इनकाउंटर है और इससे अदालतों और न्यायपालिका पर जो है लोगों का भरोसा कम होगा, इसलिए इस मामले की गहराई से छानबीन होना बेहद ज़रूरी है। इस अर्जी में इसके साथ ही साथ जो अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे है उसकी रिहाई किए जाने, जो विकास दुबे का घर गिराया गया, उसकी गाड़ियां तोड़ी गई,
उस मामले में जांच कराए जाने और साथ ही साथ विकास दुबे के परिवार वालों को सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की गई है। आज की तारीख तय थी, चीफ जस्टिस ने निर्धारित किया था कि आज सुनवाई होगी, लेकिन एक अहम जानकारी आपको दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पिछले करीब एक हफ्ते से बंद चल रहा है। आज से खुलना था, लेकिन देर रात चीफ जस्टिस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि कोरोना की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर हाई कोर्ट 2 दिनों के लिए और बंद कर दिया गया है। यानी आज और कल हाई कोर्ट में ना तो न्यायिक कार्य होगा, ना किसी दूसरी तरीके के काम होंगे। अब ऐसे में आज इस मामले की सुनवाई होने की संभावना ना के बराबर हो गई है। हालांकि जो याचिकाकर्ता है प्रभाशंकर मिश्रा, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और उनको इस बात के लिए मेंशन करेंगे कि इसको अर्जेंसी के तहत कोई स्पेशल कोर्ट बिठा करके या किसी जज के घर पर सुनवाई करा करके इस मामले में सुनवाई कराई जाए। लेकिन तुरंत इस मामले में सुनवाई हो सकेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई नहीं होगी, आगे की कोई तिथि जो है वो तय की जाएगी। ठीक है मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे। मैं अगली खबर पर आपके पास लौट रहा हूं। तो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे करीब हो सकती है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर संशय है, क्योंकि कोर्ट बंद है। तो ऐसे में सुनवाई होगी या नहीं होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आज से पूरे देश में लागू हो गया है और इसके लिए सरकार ने बीते गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा, उसकी जगह लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करवा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अपना मुकदमा दर्ज करवा सकता था, लेकिन इसमें है। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो सका। फिर डेट बढ़ा दी गई, मार्च महीने में कर दी गई। मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। और अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद से उपभोक्ता से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। और खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून के आने के बाद उपभोक्ता विवादों को वक्त पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से, और शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ इस खबर पर लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास ही आऊंगा। इसमें जो बदलाव हुए हैं, इससे कितना और कैसे मजबूत होगा उपभोक्ता, ये आप दर्शकों को समझाएं कि क्या अधिकार, क्या हथियार अब उपभोक्ता के हाथ में आ गया है। जी पहले राजीव अगर बताएं तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति ने इस कानून पर दस्तखत किए और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए, उसके बाद आज से ये कानून लागू हो रहा है। जो हम बताएं उपभोक्ता को जो एक ताकत मिल रही है वो ये है कि जिस प्रकार से पहले जो भ्रामक विज्ञापन रहते थे, यानी कि ऐसे विज्ञापन जिसमें कि कई सारे गलत तथ्य रहते थे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती थी। अब ग्राहक की शिकायत पर उन तमाम सारे विज्ञापन भी कार्रवाई होगी जो भ्रामक तरीके से प्रचार करते हैं या गलत प्रचार करते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी उपभोक्ता के मन में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, यानी कि किसी भी उत्पाद को लेकर कोई संशय है और उसको ये लगता है कि उत्पाद खराब है या जो बताया जा रहा है उससे अलग है ये उत्पाद, तो उसकी शिकायत वो उत्पाद खरीदने से पहले ही कर सकता है। जो कि पुराने कानून में यह था कि जब तक उपभोक्ता कोई उत्पाद नहीं खरीदता है तब तक उसकी शिकायत वो नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें एक नई ताकत दी गई है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ही उसके बारे में अगर उसके मन में कोई शंका है या उसको लगता है कि वो प्रोडक्ट खराब है तो उसकी शिकायत कर सकता है। इसके साथ साथ जो भी सामान वो खरीदता है उसके बारे में भी अगर उसे कोई संदेह होता है तो उसकी भी शिकायत कर सकता है। और अब इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पहले मामला जिला न्यायालय में, जिला उपभोक्ता न्यायालय में जाता था, फिर जिला उपभोक्ता न्यायालय में सुनवाई के बाद फिर राज्य उपभोक्ता न्यायालय में जाता था, उसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता न्यायालय में आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी सामान खरीदता है या उसके लेकर किसी भी सामान के अंदर संशय है तो तुरंत इसकी शिकायत कर सकता है और इसका निस्तारण अब तुरंत करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब नया कानून लागू हुआ है उसमें उपभोक्ता के हित का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। अविनाश, मैं आपके पास लौट रहा हूं, शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, एक सवाल यह है कि अच्छी बात है कि अधिकार है कि वो शिकायत कर सकता है, उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, लेकिन क्या शिकायत का निस्तारण एक
एक निश्चित समय सीमा के अंदर होगा? क्या एक डेडलाइन होगी कि इस दरमियान ही हो जाएगा? क्योंकि शिकायतें तो फिर पेंडिंग ही रह जाती हैं, लाखों केसेस पहले से ही हैं, तो इसमें एक और नया केस जुड़ जाएगा तो फिर उससे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। उपभोक्ता के वैसे वैसे सिर्फ अधिकार दे देने से नहीं होता है। तो क्या कोई डेडलाइन है इसमें या नहीं है, और राज्य में किस तरह से लागू होगा ये? देखिए, निश्चित रूप से राजीव, जो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। अगर बात की जाए, देखिए, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन आएंगी, उसके आधार पर राज्यों में उसको अमेंड किया जाएगा, जो पुराना एक्ट चल रहा है। तो आज से जैसे लागू होगा और साथ ही में सभी जगह पर ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपने बात कही समय सीमा वाली, वो निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा रहता है हर सुनवाई में, हर शिकायत के मामले में, कि शिकायत आ जाती है लेकिन लंबे समय तक वो लंबित पड़ी रहती है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, सुनवाई पर सुनवाई होती रहती है। लेकिन इस बार इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। दूसरी चीज़, एक बड़ी चीज़ होती है, कोई भी सामान जब व्यक्ति खरीदता है तो आम सी बात है कि कोई व्यक्ति रहने वाला लखनऊ का, उसने प्रोडक्ट खरीदा दिल्ली में। अब उस कंडीशन में पुरानी व्यवस्था ये थी कि अगर दिल्ली में सब उत्पाद खरीदा तो वहीं शिकायत करेगा। अब ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, अब वो जहाँ भी चाहे वहाँ उसकी शिकायत कर सकता है। दूसरी चीज़, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री से सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को, क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो बढ़ा है। ऐसे में ग्राहकों के सामने दिक्कत आती थी, अगर कोई उत्पाद ख़राब निकल गया ऑनलाइन तो उसको जो कंपनी जहाँ की बेस्ड है वहाँ शिकायत करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, वो कहीं भी शिकायत कर सकता है। तीसरी चीज़ जो बड़ा एक फ़ायदा है, कभी भी आप टीवी पर देखेंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ चीज़ों का विज्ञापन करते हैं। मान लीजिए कोई दवाई का ऐड है, टूथपेस्ट का ऐड है, साबुन का ऐड है, तो उसके लिए बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन अब, और इसकी वजह से एक लोगों में विश्वास जमता था उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, भले ही उसमें जो तथ्य हो वो अलग हो। अब इस चीज़ को लेकर भी सख्ती की गई है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी चीज़ का ऐड करता और वो भ्रामक निकला तो उस सेलिब्रिटी पर, यानी जो भी विज्ञापन करेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जाहिर है, ऐसे में अगर कोई सेलिब्रिटी विज्ञापन करने के लिए आ रहा है तो पहले खुद वो उसको क्रॉस चेक करेगा, निश्चिंत होगा कि जो फैक्ट्स उनको बताए जा रहे हैं जिस प्रोडक्ट का वो विज्ञापन करने वाला है वो सही है या नहीं सही है, उसके वो सर्टिफिकेट देखेगा। पहले इस तरह कुछ नहीं था, मतलब होता था तो सिर्फ इस बात से कि विज्ञापन के लिए पैसा मिल रहा है, उन्हें विज्ञापन करना है, उपभोक्ता उस बीच में पिसता था, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता था उन सेलिब्रिटीज़ की तरफ से विज्ञापन करने से। चाहे बात हो किसी सोप को लेकर हो, बॉडी लोशन को लेकर हो, बालों के कलर, हेयर कलर को लेकर हो, ये ऐसे उत्पाद है कि आदमी स्मार्ट बनना, इन चीज़ों के चक्कर में सेलिब्रिटीज़ को देखता है और उसके बाद उस उत्पाद को खरीदने लगता है। तो एक तो ये इसमें व्यवस्था कर दी गई। दूसरी चीज़, जो अगर बात की जाए कंपनी पर जुर्माने की, तो 50 लाख तक उस पर जुर्माना लग सकता है। जो जेल की सज़ा का प्रावधान था उसको भी सख्त किया गया है। और ये कहा जा रहा है, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि जो नया अधिनियम है, जो संशोधन किए गए हैं वो ऐसे हैं कि आने वाले 50 साल तक अब और संशोधन की शायद जरूरत ठीक कहने की बात की मांग की दरकार थी और उस पर निर्णय ले भी लिया गया है। शैलेश आपका और अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कोई भी शिकायत है किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ तो अब आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत का निपटारा भी होगा, ये अधिकार आपको मिल चुका है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और खबरें उनका रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बड़ी खबर लखनऊ से और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन की छूट मिल सकती है लखनऊ में। ये बड़ी खबर, होम क्वारंटीन की छूट मिल सकती है और ये वो मरीज होंगे जो बिना लक्षण वाले, जो असिम्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। तो बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज होम क्वारंटीन हो सकते हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। खबर बड़ी है क्योंकि कोरोना के ज्यादा केसेस हैं और एक्टिव केसेस ज्यादा हैं लखनऊ में। ऐसे में जो जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं वो घरों में रह सकते हैं। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारियां देंगे। वीरेश, क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं सूत्र? दिल्ली में जो पहले से सुविधा थी उसी को अब उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है। यूपी सरकार ने कोरोना के मरीजों को होम क्वारंटीन में रखने की छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर देखें तो लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे और खास तौर से नोएडा और गाजियाबाद शहरों में बिना लक्षण वाले मरीज को इस तरह की सुविधा दी जा सकती है। अब मुख्यमंत्री ने होम क्वारंटीन के लिए प्रोटोकॉल बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कल कोरोना को लेकर बड़ी बैठक की थी और कई फैसले किए थे, कई निर्देश दिए थे और ऐसे में अब लगातार मुख्यमंत्री का
ये प्रयास है कि यूपी में और खासकर एनसीआर में कोरोना का जो वायरस फैल रहा है वो कम किया जा सके। मुख्यमंत्री इस पर युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री की जो बैठक है वो 10:30 बजे शुरू हो जाएगी 5 कालिदास आवास पर। मुख्यमंत्री की वो टीम 11 की बैठक होगी और इस बैठक में हो सकता है कि ये फैसला लिया जा सकता है और टीम 11 की बैठक कोरोना मामले से निपटने के लिए ही, कोरोना की विविधता से निपटने के लिए ही मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक वो रोज करते हैं, इसका गठन भी उन्होंने किया था। तो ये माना जा रहा है कि होम क्वारंटीन जिस तरह से अस्पताल भर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, एम्बुलेंस की दिक्कत है, वेंटिलेटर की दिक्कत है, तो ये तमाम तरह की प्रक्रिया उसी की कवायद के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है विनीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, क्योंकि दिल्ली में यही चीज देखने को मिली और कम से कम जो सिम्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण दिख रहे हैं, उनको अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध हो, जो असिम्टोमेटिक हैं वो घर पर रहें और घर पर ही वो तमाम एहतियातों का पालन करें, ये निर्णय लिया जा सकता है। एक तरफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ दिन रात एक किए हुए हैं ताकि कोरोना को मात दी जाए, लेकिन अधिकारी हैं कि अभी भी सुध लेने को तैयार नहीं है। बरेली में एक मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोविड मरीजों के लिए बनाए गए अस्पताल में पानी का पाइप फटने से अचानक बारिश का पानी भर गया। अस्पताल के अंदर जहां पर मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल वहीं पर छत पर बीचों बीच में पाइप फट गया और कमरे के बीचों बीच झरने की तरफ पानी बहने लगा, मानो कोई झरना हो। थोड़ी ही देर में वार्ड में चारों तरफ पानी ही पानी दिखने लगा, जिसके बाद कुछ मरीजों ने ट्विटर पर इसकी शिकायत की। ट्विटर पर शिकायत होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानंद में व्यवस्था दुरुस्त की गई और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए, जो छत से पानी गिरा था, कहीं पाइप का लीकेज वगैरह का हुआ था, वो पानी जो गिरा था वो तुरंत उसके पे कार्रवाई कराई और तुरंत ही उसको साफ़ वगैरह करा दिया। अब कोई ऐसी दिक्कत उसमें नहीं है। कहाँ का है ये वीडियो? ये राजश्री मेडिकल कॉलेज का वीडियो है। क्या उनसे कोई स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है क्या? हाँ, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें और जो भी होगा, क्योंकि ये अगर किसकी लापरवाही है तो उसके रिपोर्ट के बाद में देखा जाएगा। तो मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है प्रदेश सरकार को घेरते हुए, उन्होंने लिखा है कि यह है उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर का हाल, पानी नहीं पर झरना लगातार बह रहा है। ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने कि पानी नहीं है लेकिन यहाँ झरने बह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि मरीज परेशान है, स्वास्थ्यकर्मी परेशान है, लेकिन सरकार के मुखिया सदी का सबसे कमजोर वायरस जैसे बचकाना बयान देकर जवाबदेही से मुंह फेरे हुए हैं। बरेली कोविड अस्पताल का हाल देखिए, कोविड वार्ड में झरना फूट पड़ा है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का। और अनूप हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अनूप, ये तस्वीरें किरकिरी का कहीं ना कहीं सबब बना प्रदेश सरकार के लिए भी, अस्पताल के लिए भी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है अभी तक वहां किसी अधिकारी पर? देखिए, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ खानापूर्ति की गई है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से मरीज बैठे हुए थे और एकदम से जो झरने की तरह पानी वहां पर चलने लगा, बहुत तेज रफ्तार से पानी आ रहा था। एकदम से जो मरीज कोरोना के मरीज थे वो वार्ड में भर्ती थे, उनमें हड़कंप मच गया। उन्हीं लोगों ने ये वीडियो बनाकर वायरल करा, जिसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया जिला प्रशासन में, स्वास्थ्य विभाग में। इसके बाद जांच बैठाई गई और जांच के नाम पर ये कहा गया कि उसको ठीक है। अनूप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हुई, कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।